फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 7 है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट बनता है, और जो कि जहाँ से डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सती पलाथाजर साल्विन द्वारा बनाया गया ये चित्र 1813 का है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में ये एक है। सती प्रथा के पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। तो आप सती प्रथा के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें क्या होता था कि ऐसी औरत जिसके पति मर गया है तो उसे ज़बरदस्ती जो है उसके साथ जो है उसकी चिता में बांध दिया जाता था, ताकि वो उठ के भागे नहीं। ठीक है, तो और वो महिला को जो है सती कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रथा थी ये पहले चलता था। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे कुप्रथा थी, जैसे कि विधवा का बोल जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुँच नहीं थी, और देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सती जो हो जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था, सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, सदाचारी महिला होती है। और उसमें मतलब पढ़ाई लिखाई इस तरीके का कुछ भी नहीं था, औरतों का पढ़ना लिखना, और इसका अधिकार भी बहुत ही सीमित था। और ये भी कहा जाता था कि जो औरत जो है पढ़ी लिखी होती है वो जल्दी विधवा हो जाती है। ये पहले की मान्यता थी। तो समाज में सिर्फ स्त्रियों पुरुषों के बीच ही फ़र्क नहीं था। तो उसमें जो था मतलब कि हमारे समाज जो है बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था। कुछ ऊंचे जाति के लोग थे, कुछ नीचे जाति के लोग थे, और ये उसके काम के आधार पे था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ये उच्च जाति के थे। बाकी जो लोग थे, जैसे कि जैसे अगर व्यापार जो करते थे या महाजनी जो करते थे, ये लोग जो थे वैश्य थे। और जो काश्तकार, बुनकर और कुम्हार लोग जो होते थे ये शूद्र में आते थे। तो इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान जो था वो क्या करता था, गांव शहर को साफ सुथरा रखता था। ऐसे काम धंधे करते थे जिन्हें उच्च जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। ठीक है, मतलब आप तो समझ रहे हैं, जैसे कि बाथरूम लेटरिन साफ़ करना, नालियों को साफ़ करना, तो ये सब जो था ना किसी वर्ग का ही काम था। ठीक है, जो छोटे बिल्कुल जात के थे वो उनका ये काम था, और जो बड़े उच्च जाति के लोग थे बहुत ही हीन भावना से इन्हें देखते थे और इसे जो है अछूत मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलने लगे। तो परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताब, अखबार, पत्र और पत्रिकाएँ, पर्चे और पुस्तिकाएँ छप रही थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़े चुके होंगे। लिहाजा आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे। तो इस वक्त तक क्या हुआ था 19वीं सदी में, कि इसमें पुस्तक आ गया, अखबार आ गया, पत्रिकाएँ आ गया। तो इसके ज़रिए जो है ना लोग एक जगह से मतलब अपनी बातों को रख सकते थे, अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, और एक दूसरे की जानकारी भी थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो है मतलब कि इस चीज़ों को देखने को भी मिलता था, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, ना पत्रिका था ना कुछ था। ठीक है, पांडुलिपि जो थी वो भी बहुत महंगी थी। तो
इस सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चर्चा है आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारक और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ इनके यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो जैसे कि 1772 से लेके 1833 तक इनका ड्यूरेशन है, ठीक है। यानी बर्थ डेट देख सकते हैं 1772 और 1833 जो है डेट, सॉरी, बर्थ डेट जो है और डेथ डेट आप देख सकते हैं। इसका लाइफ ड्यूरेशन 1772 से 1833 तक। इसी तरह के एक सुधारक थे, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया है। तो ब्रह्मो समाज किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो राम मोहन रॉय, देखिए राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि अब समाज में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। ये जो पुराने और अन्यायपूर्ण जो तौर तरीके हैं, इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग पहले लोग थे जो कि मतलब चेंजेस चाहते थे, ठीक है। जो गलत चीज़ हो रहा है उसके प्रति जो है ये आवाज़ उठाए थे। तो राम मोहन रॉय जो है देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता के समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है राम मोहन रॉय देखे थे। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। देखिए क्या है, राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था। और राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति जो है कहीं नहीं दी गई थी। देखिए उसमें क्या होता था ना कि अपनी बातों को रखने के लिए इन लोगों को कुछ तर्क देना पड़ता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे ना, जो मतलब कि श्लोक होता है, जो धार्मिक ग्रंथ से श्लोक होता था, उन चीज़ों को उठाते थे और अपने तर्क को रखते थे, ठीक है, कि भाई उस समय भी ये चीज़ को नहीं कहा गया है, तो फिर ये चीज़ अभी क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को तो समझा नहीं सकता कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को तर्क देना पड़ता था। तो इसके लिए वो किसका सहारा लेते थे? तो धार्मिक ग्रंथ के ऐसे श्लोक का सहारा लेते थे जो कि उनकी बातों को स्पष्ट करता हो, ठीक है। तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। इम्पॉर्टेंट है, कब लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था। और फिर वो लोग दलील देते थे, ठीक है, कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के खिलाफ है। मतलब पहले भी ऐसा नहीं होता था, तो फिर अभी क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस तरीके से ये लोग जो है दलीलें देते थे। यहाँ पे क्या है, कुंडों पर झूलने का त्यौहार, जैसे कि ये एक फेस्टिवल था जिसमें क्या होता था कि यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के कष्ट सहन होता था। जैसे कि अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं सदी के पूर्वांत जब यूरोपीय अफसर ने भारतीय रीति रिवाज और अनुष्ठानों का बड़बड़ कहकर उनकी आलोचना भी की थी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस त्यौहार का यहाँ पे बहुत ही आलोचना हुआ था, ठीक है। तो ये कुंडों पर झूलने का एक त्यौहार था। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। अच्छा, ये सती प्रथा के बारे में बोला जा रहा है कि बहुत सारी महिला जो है ना खुद से भी सती होना चाहती थी, लेकिन भी उनको क्या किया जाता था ना कि उन्हें साथ में बांध दिया जाता था चिता के साथ, ताकि वो अगर वो आधा जल गई तो जलने के बाद जो है मतलब डर के मारे लोग जो है चिल्लाते हैं, फिर चिल्ला के भागने की भी कोशिश करते हैं, तो ऐसे में वो भाग ना सके कह के, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का भी हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया। तो आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध जो है विधवा विवाह से, और 1856 में एक कानून भी पारित किया गया था। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया, ठीक है।
19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में भी वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। तो उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, तो इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। और अब भी देख रहे होंगे आप कि अब भी ऐसा नहीं होता है, जहाँ तक हम देखें। ठीक है, अब भी ऐसा नहीं होता है, बहुत कम 100% में या 2 या 4% ही जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो राजा राम जो थे वो ब्रह्म समाज थे। आर्य समाज का जो है आपका दयानंद सरस्वती है 1875 में। ठीक है, और विधवा विवाह के खिलाफ कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फ्लोइंग से भी पूछा जाता है। लड़कियाँ स्कूल जाने लगती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले तो कोई भी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, महिलाओं की दशा जो सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी था। तो कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग जो है उससे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। तो स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था। तो इससे इन लोगों को ऐसा लगता था कि लड़कियां जो है बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों को लगता था ना कि सार्वजनिक जो स्थान होता है उससे महिलाओं को दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पति की देख रेख में ही घर पे पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद किए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? तो हम लोग राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़े थे इससे क्लास 7 में। तो वहाँ हम लोग देखे थे कि ये जो है खुद दिए जला के पढ़ती थी और बिना किसी के सहायता से खुद घर में पढ़ी थी। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुल्ले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। ज्योतिराव फुल्ले कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं 1875। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में जो है कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पे ही पढ़ने के लिए शिक्षिका रखी जाती थी और इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिरी से ही हिंदू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया और उपन्यास में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वो धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। तो महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब क्या हुआ कि महिलाओं के बारे में लिखकर महिलाएं भी लिखने लगी। तो 20वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ये 20वीं सदी की बात है। जैसे भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया के बारे में याद रखिएगा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। यहाँ पे देखिए 1880 में क्या हुआ था कि आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी और कुछ चिकित्सक बनी, कुछ शिक्षिका बनी। बहुत सारी महिलाएं जो है लिखने लगी थी। उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपना आलोचनात्मक विचार भी प्रकाशित किया। पूना में ही घर में रहकर जो है ताराबाई शिंदे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने स्त्री पुरुष
तुलना का नाम एक किताब लिखी थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो सामाजिक भेदभाव है उसके बारे में आलोचना किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से संस्कृत में विद्वान पंडिता रामाबाई, इसका नाम पंडिता क्यों बना था, क्यों पड़ा, क्योंकि संस्कृत में ही मतलब महान थी और इसकी शिक्षा जो थी संस्कृत में थी, जबकि उसमें पंडित लोग संस्कृत की शिक्षा लेते थे, इसलिए इसका नाम पंडिता रामाबाई पड़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब पर लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ ससुराल वालों से तंग जो औरतें रहती थी उन्हें रखा जाता था। जाहिर है कि इन बातों में रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए और उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार जो है नष्ट हो जाएंगे। तो रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा ले लिया था। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया था। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तो महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है देख लेते हैं इस पॉइंट में, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपनी इस पुस्तक जो है स्त्री पुरुष तुलना में, जो कि ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितना कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात है हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वो धूल या चट्टानों या जंग लेकर लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब ये है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हर्ष होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिला जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वो अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, ये अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे जो है स्त्री पुरुष तुलना में ये चीज़ें जो है लिखी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप एक तस्वीर देख सकते हैं, बाल विवाह के विरुद्ध कानून भी बना था, जो कि 1929 ईस्वी में भी बना था। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। इसके तहत जो है 16 साल की लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है 21 साल होना चाहिए। ये उम्र बढ़ाकर 21 साल हो गया, पहले 18 साल था, अब 18 साल को बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि ये तस्वीर दिया। नेक्स्ट जो है जाति और समाज सुधार, तो इससे आगे जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।